हेलो नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी तरीके के लॉ रिलेटेड नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर फिजिकल फॉर्मेट में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 वाला। एमसी मेहता के मल्टीपल केसेस हैं, तो इसके लिए हमें ईयर भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता इज प्लेंटिफ एंड यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट। ठीक है, तो समझते हैं इस केस के फैक्ट्स को। तो होता क्या है इस केस में, देयर इज अ प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट बाय द नेम श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नाम का एक दिल्ली बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि दिस प्लांट इज लोकेटेड इन अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन दिल्ली। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड इन कीर्ति नगर। कीर्ति नगर दिल्ली का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे अराउंड 2 लाख पीपल रहते थे उस समय पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी यहाँ पे। अब ये जो प्लांट था वो था फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, सो इट वॉज यूजुअली एमिटिंग वेरी हजार्डियस गैसेस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हजार्डियस सब्सटेंसेस को एमिट करता था एंड विच वॉज कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंस। क्या कॉज कर रहा था ये? पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपतार कॉज कर रहा था। ठीक है, अब एमसी मेहता कौन होते हैं? एक पीआईएल अटॉर्नी होते हैं। तो उन्होंने फाइल की एक रिट पिटिशन फाइल की उन्होंने अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 के लिए, और उन्होंने क्या सीख किया? सीकिंग क्लोजर एंड रीलोकेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो चाह रहे थे कि या तो ये प्लांट बंद हो जाए या फिर रीलोकेट हो जाए किसी ऐसी जगह पे जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया अनलाइक कीर्ति नगर हो। ठीक है, तो क्या होता है, ये रिट पिटिशन जब चलती रहती है, ड्यूरिंग पेंडिंग केस होता क्या है, ओलियम गैस लीक हैपेंड। ओलियम नाम की एक गैस होती है, उसका लीकेज हो जाता है इस प्लांट में, जिसकी वजह से वन लॉयर ऑफ 30 हजारी कोड, एक लॉयर रहते हैं 30 हजारी कोड के, उनकी डेथ कॉज हो जाती है। और इस डेथ कॉज होने के 2 दिन पहले ही एक और माइनर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई डेथ नहीं हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही एक केस हो गया जिससे कि एक लॉयर की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जब ये डेथ होती है तो दिल्ली डीएम, दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं, दिल्ली मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं अंडर सीआरपीसी सेक्शन 133। न्यूसेंस हटाने वाला जो अपना सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके तहत ही क्या लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं और ऑर्डर करते हैं और एक्शन लेते हैं। ठीक है, क्या एक्शन लिया उन्होंने? शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीथल सब्सटेंसेस लाइक क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक्शन लिया सीआरपीसी 133 के तहत। क्या एक्शन लिया इन्होंने? शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीथल सब्सटेंसेस लाइक क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम एंड फॉस्फेट। तो दिल्ली डीएम ने क्या ऑर्डर किया? जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसमें जो हजारियस गैसेस हो रही थी लीक, जैसे कि आपकी क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम और फॉस्फेट, ऐसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने टोटली बंद करवा दी। तो ये है इस केस के पूरे फैक्ट्स। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट क्या थे। तो फैक्ट्स के बाद समझते हैं इस केस के इश्यूज। तो पहला इशू इस केस में ये था, वेदर हार्मफुल इंडस्ट्री को परमिट करना चाहिए टू ऑपरेट इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। अगर कोई भी हार्मफुल इंडस्ट्री है जो कि बहुत हजार्डियस है, ऐसी गैसेस एमिट कर रही है विच आर वेरी इंजूरियस टू लाइफ ऑफ द पीपल, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रन करने देने की परमिट या परमिशन देनी चाहिए? पहला इशू था। दूसरा, रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, क्या कोई रेगुलेटिंग मैकेनिज्म लाना चाहिए इनको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अगर ऐसे प्लांट्स को फंक्शन करने दिया जाता है इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तीसरा था, हाउ लाइबिलिटी एंड कॉम्पनसेशन डिटरमाइंड। मान लीजिए ऐसी कोई फैक्ट्री या प्लांट रन हो रहा है, उसमें कोई एक्सीडेंट या कोई भी घटना घटती है, तो उसके लिए हम लाइबिलिटी कैसे समझेंगे कि किसकी कितनी बनेगी, एंड कॉम्पनसेशन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इशू इज स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 इन दीज केसेस। ऐसे केसेस में विच आर रिलेटेड टू एक्सीडेंट केसेस विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, उसमें आर्टिकल 32 का विच इज रिलेटेड टू रिट पिटिशन, उनका क्या स्कोप है, ये था फोर्थ इशू। देन नेक्स्ट इशू वॉज श्रीराम स्टेट है या नहीं अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 की जहाँ तक बात करें, अपन को पता है कि 4 चीज़ें होती हैं जो कि आती स्टेट की डेफिनेशन में, आपकी
सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी के तहत में क्या श्री राम स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारे थे इश्यूज। एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था जो कि डिफेंडेंट ने डाला था इस पर्टिकुलर केस में। क्या था वो? that court should not proceed at there is no compensation claim made in writ petition। एक्चुअली जो ये रिट पिटिशन लगाई गई थी एमसी मेहता के द्वारा, उसमें कोई भी कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं किया गया था। तो इसके मद्देनज़र यहाँ पे डिफेंडेंट ने बोला कि कोई कॉम्पनसेशन का क्लेम ही नहीं है, तो इस रिट पिटिशन को तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। बट कोर्ट रिजेक्टेड इट। कोर्ट ने इसे रिजेक्ट किया, इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि ये जो रिट पिटिशन थी, ये डील करती थी किससे? आर्टिकल 21 से। सो कोर्ट सेड दैट व्हाइल डीलिंग आर्टिकल 21 हाइपर टेक्निकल अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर आर्टिकल 21 की बात हो रही है, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जान का सवाल होता है। तो अगर कोई माइनर टेक्निकलिटीज़ अगर ओवरलुक भी हो गई हैं, छूट गई हैं, तो हम इस वजह से पूरी की पूरी रिट पिटिशन को नहीं खारिज कर देंगे, नहीं रिजेक्ट कर देंगे। तो ये थे कंटेंशंस। अब आते हैं जजमेंट पे। तो देखते हैं जजमेंट क्या होता है इस केस में। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या था? ये चीज़ कोर्ट ने डिसाइड नहीं की कि श्री राम स्टेट है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम कोई स्पेशल मशीनरी सेट करें ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो भी क्लेम है कॉम्पनसेशन का वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो जो स्पेशल मशीनरी वाला क्वेश्चन था और जो स्टेट वाला क्वेश्चन था, दैट वाज नॉट डिसाइडेड। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर क्या था वो देखते हैं। सो कोर्ट डायरेक्टेड दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड टू टेक अप ऑल द केसेस ऑफ ओलियम गैस एंड फाइल इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स। एक्चुअली कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड को कि जितने भी ओलियम गैस के सफरर्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनके जितने भी केसेस हैं, उनकी हेल्प की जाए, उनको मदद किया जाए कि वो अप्रोप्रिएट कोर्ट्स के सामने अपने क्लेम को प्रेजेंट कर पाएँ। उनके बिहाफ पे फाइलिंग का जो ड्यूटी है वो दिया गया किसको? दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड को, ठीक है। तो ये कब तक होगा? ये विद इन 2 मंथ्स होगा। ऑर्डर के विद इन 2 मंथ्स ये सारे केसेस को आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में फाइल करना होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस केस का? तो फर्स्ट थिंग विच वॉज कंक्लूडेड इज if hazardous activity permitted, law presumes such permission is conditional absorbing cost of accident। मतलब कि अगर कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी एंटरप्राइज को कोई भी हजार्डस एक्टिविटी की परमिशन या परमिट दिया जाता है, तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर उससे कोई भी क्या होना है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी लॉस होता है, कोई भी विक्टिम सफ़र करते हैं उसकी वजह से, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूरा इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनीफाई करना पड़ेगा विक्टिम्स को। किसे? कंपनी को। जो भी एंटरप्राइज रन कर रही है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट या लॉस उसकी वजह से होता है तो वो उस विक्टिम को इंडेमनीफाई करे। दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉम्पनसेशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? कॉम्पनसेशन डिपेंड करेगा एंटरप्राइज के मैग्नीट्यूड पे या फिर कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री पे। जितनी बड़ी इंडस्ट्री, जितनी बड़ी एंटरप्राइज, उतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन होगा, ठीक है। लार्जर द एंटरप्राइज ग्रेटर द कॉम्पनसेशन। जितना ज़्यादा से बड़ा एंटरप्राइज होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉम्पनसेशन हो सकता है। तो ये था हमारा केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डील करता है कॉम्पनसेशन से अगर कोई भी हजार्डियस एक्टिविटी परमिट की जाती है इन एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज और इंडस्ट्री।